हेलो दोस्तों, मैं संजय चौधरी आज फिर से हमारे चैनल द बर्निंग इशू ऑफ इंडिया में एक नया टॉपिक, जो कि नया तो नहीं बोलूँगा, अब ये सीरीज है लक्ष्मीकांत सिंप्लीफाइड। इसमें आगे के थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ते हुए अभी तक हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने कंपनी रूल की बात की थी, जो कि 1757 से और 1858 के तक रहा था। जो कंपनी रूल था उस दौरान में बहुत सारे एक्ट बने थे, जैसे कि रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या फिर चार्टर एक्ट की एक सीरीज। फिर मैं लेक्चर 2 में मैंने बताया था क्राउन रूल में इंडियन काउंसिल एक्ट्स के बारे में। क्राउन रूल का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये 1858 से और भारत आजाद हुआ तब तक रहा था। इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट की जो सीरीज थी वो मैं बता चुका हूँ, 1861, 1892 एंड 1909। अब मैं चलता हूँ थर्ड पार्ट, लेक्चर सीरीज थर्ड में, क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो दोस्तों 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो तब आया जब भारत में पहला स्वतंत्रता के लिए संग्राम या फिर जंग छिड़ी थी, जो कि 1857 की क्रांति जिसे बोला जाता है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि अब कंपनी का रूल इंडिया में बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। अब उनका विश्वास जीतने के लिए शासन को महारानी के अंडर में करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो एक्ट बनाए गए थे बेसिकली शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए बनाए थे, लेकिन एट द एंड देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया था प्रशासनिक व्यवस्था में। तो इसको जो शासन व्यवस्था सुधारने के लिए बनाया गया, तो डेफिनेटली इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ओके, और सेकंड पॉइंट इसमें जो था वो था, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको बना दिया था वायसराय, और फर्स्ट वायसराय जो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तीसरा पॉइंट इसमें था सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई गई थी। इसमें जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी। और जो एडवाइजरी काउंसिल थी, ये एक तरह की कॉरपोरेट बॉडी थी, और इस कॉरपोरेट बॉडी में कॉरपोरेट बॉडी कोई भी केस फाइल कर सकती थी इंडिया में, और इंडिया में या फिर ब्रिटेन में भी। और नेक्स्ट बात करूं तो ब्रिटेन या इंग्लैंड में, इंडिया में भी इस बॉडी के अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता था। ये एक तरह की कॉर्पोरेट बॉडी थी। और इसमें नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट बताऊं तो इसमें जो द्वैत शासन व्यवस्था थी, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो सिस्टम था, वो यहाँ खत्म हो गया। अब चलते हैं सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो दोस्तों ये इसकी जो भूमिका थी, या फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैसे आया, तो इसका बैकग्राउंड है 20 अगस्त 1917 का अगस्त डिक्लेरेशन। तो अगस्त डिक्लेरेशन क्या था? अगस्त डिक्लेरेशन एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की तरफ एक क्रमिक सुधार था। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी सरकार लाने की दिशा में एक कदम था। तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ था 20 अगस्त 1917, उसी के बाद ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रूप में, और इसको लागू हुआ था 1921 में। तो अब इसके कुछ प्रोविजंस हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, विषय जो सब्जेक्ट्स लिस्ट थी उसको 2 भागों में बांट दिया, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, यानी केंद्रीय और प्रांतीय। और प्रांत में क्या किया था, द्वैत शासन व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी, यानी कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको 2 भागों में बांट दिया। एक था रिजर्व यानी कि आरक्षित, और दूसरा था ट्रांसफरेबल यानी कि हस्तांतरित। जो आरक्षित था उसको रेगुलेट करते थे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेकिन ये क्या थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। लेकिन जो ट्रांसफरेबल थे, जो हस्तांतरित जिसे बोलते हैं, वो गवर्नर और स्टेट में जो मिनिस्टर्स होते थे उनके माध्यम से संचालित होते थे। और इसके साथ ही साथ ये जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी होते थे। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इसमें क्या होता था, केंद्रीय विधान परिषद इसमें द्विसदनीय हो गई थी, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस में बट गई थी। और जितने भी इसके मेंबर्स होते थे लोअर हाउस और अपर हाउस के, उन सब का
नियुक्ति जो होता था वो डायरेक्ट इलेक्टोरेट सिस्टम से होता था। और इसमें सांप्रदायिक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो और बढ़ा दिया गया, यानी कि एसआईज को दे दिया गया। एसआईज का मतलब है एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस एंड सिख। और इसमें मताधिकार वो था वो सीमित था, यानी वोटिंग राइट वो सीमित थे और वो पैट को दिए गए थे, पैट के आधार पर मिलते थे, मतलब प्रॉपर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, और जो या फिर जो टैक्स भरते हैं। और मैं छठवां पॉइंट बात करूं तो उच्च आयुक्त कार्यालय यानी कि हाई कमिश्नर का ऑफिस गठित किया गया था, कहाँ पर, लंदन में। और इस जो हाई कमिश्नर का ऑफिस था वो बेसिकली जो इसमें सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी ना उसके कुछ कार्य इसको दे दिए हाई कमिश्नर ऑफिस को। और इसमें बढ़िया बात ये हुई थी इसमें पीएससी का गठन हुआ था, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था। और फाइनल पॉइंट अगर एक और पॉइंट 8 में बताऊं तो इसमें वैधानिक आयोग यानी कि स्टैचुरी कमीशन का गठन हुआ था। और यही कमीशन क्या करता था, ये हर 10 साल में कितना सुधार हुआ है, इनकी जो संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया उसको हर 10 साल में चेक करता था। इसी के तहत ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन वो आना तो चाहिए था 1919 के 1929 में, लेकिन वो 2 साल पहले आ गया, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, ब्रिटेन में चुनाव होने से नई सरकार का गठन होना था, इसलिए वो 2 साल पहले आ गया था 1927 में। तो अब मैं बताऊंगा यहाँ पे, और इसमें क्या हुआ था, जो बजट और था, लास्ट पॉइंट बताऊं तो बजट को 2 भागों में बांट दिया, केंद्रीय और प्रांतीय। अब मैं बात करता हूँ थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है और इसके अभी भी अधिकतर प्रोविजंस को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसमें 3 से 21 धारा थी, यानी 21 आर्टिकल्स थे और 10 अनुसूची थी, मतलब 10 शेड्यूल्स थे। और इसमें क्या हुआ था, अखिल भारतीय संघ यानी कि ऑल इंडिया यूनियन का गठन किया गया था। और ऑल इंडिया यूनियन जो था वो एक तरह से एक इकाई था, और उस इकाई में कौन कौन थे, एक तो प्रिंसली स्टेट थे, और दूसरी बात करूं तो उसमें तो जो स्टेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे। और इसमें क्या हुआ था, केंद्र और जो इकाई बनी थी, इकाई में क्या था मैंने अभी बता दिया, प्रिंसली स्टेट और जो प्रोविंस थे वो। तो जो इकाई और केंद्र के बीच में 3 सूचियां बनाई थी, एक था यूनियन लिस्ट, दूसरा था स्टेट लिस्ट और तीसरा था कंकरेंट लिस्ट। और इनकी संख्या थी क्रमशः 59, 54 और 36। और इसमें केंद्र की बात करूं तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। जो द्वैध शासन व्यवस्था पहले प्रांतों में थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, वो अब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत केंद्र में चली गई और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। और उसके अलावा मैं बोलूँ तो स्वायत्तता, जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो दे दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। उसके अलावा प्रांतों को उत्तरदायी सरकार यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का अवधारणा सामने आई। और इसमें क्या हुआ था, 11 में से 6 स्टेट क्या थे, बाइकैमेरल लेजिस्लेचर रखते थे, वो थे बीएमसी भुआ, एक ट्रिक है, बीएमसी का मतलब हो गया बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, और भुआ का मतलब हो गया बिहार, यूपी और आसाम। और इसमें चौथा पॉइंट में डिस्कस करूं तो इसमें प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन था वो और बढ़ा दिया था। रिप्रेजेंटेशन में बताऊं तो इसमें दलितों को बढ़ा दिया था, उसके अलावा महिलाओं को दे दिया, मजदूरों को दे दिया था। और 5वां पॉइंट में बात करूं तो एसएसआई यानी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया की जो परिषद थी इंडिया में, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया की जो सलाहकार बॉडी थी, एडवाइजरी काउंसिल थी 15 मेंबर, वो इंडिया में से स्क्रैप कर दी। और वो क्या करता था, लंदन में या फिर ब्रिटेन में वो इंग्लिश पीपल्स की हेल्प से वो चलने लगी, इंडिया में वो खत्म कर दी। 6वां पॉइंट में बात करूं तो इसमें वोटिंग राइट्स को और बढ़ा दिया गया। वो वोटिंग राइट्स बढ़ाने के वही तरीके थे, फैक्ट यानी कि प्रॉपर्टी, एजुकेशन एवं टैक्स जो देते हैं। और इसमें 7वां पॉइंट है, बहुत बढ़िया, आरबीआई का गठन किया था 1937 में, आरबीआई का गठन हुआ था। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट बात करूं तो यूपीएससी, पीएससी और जेपीएससी का गठन किया गया था। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी का बात करूं तो पीएससी है तुम्हारा प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, और जेपीएससी है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और बढ़िया पॉइंट यहाँ पर एक और है, 9वां फेडरल कोर्ट। दोस्तों इसमें 1937 में फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट से डिफरेंट था, और ये सुप्रीम कोर्ट जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद फेडरल कोर्ट के जो राइट्स थे, दायरा था, वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था भारत आज़ाद होने के बाद। तो ये इसमें मैंने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर लिए हैं। और एक चीज और मैं बताना भूल गया, जो अखिल भारतीय यूनियन बना था वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था, क्योंकि
इसको कभी भी प्रिंसली स्टेट ने इस पर कभी भी सहमति नहीं दिखाई दी, जो इकाई वाली बात थी उसका। और जो केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था जो लागू करनी थी वो भी कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। और उत्तरदायी सरकार की बात करूं तो वो 1937 तक चली थी, उसके बाद नहीं रही। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूं, और इसके अलावा मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूँगा। प्लीज़ जो भी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।